एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट्स विद नवाब्स ऑफ बंगाल। अब हमारे देश में जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो कम्प्लीटली अपने आप को एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में आ गए थे। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरह से वो बंगाल पर अपना कब्जा कर ले, और एक बार वहां पर कब्जा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी पॉलिटिकल पावर्स एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि अब बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ क्या क्या इन्होंने बातें की, किस तरह से उनको अपने फेवर में लाने की कोशिश की, और अगर कोई इनके फेवर में नहीं आया तो इन्होंने जबरदस्ती वॉर के थ्रू भी कैसे उनको अपने में शामिल करने की कोशिश की, उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द गवर्नर्स ऑफ बंगाल asserted their power. They independently monitored the administration of Bengal and introduced changes in the revenue system. कि जब औरंगजेब की मौत हो गई, उसके मरने के बाद जो बंगाल के गवर्नर्स थे उन सब में आपस में पावर्स जो है वो डिवाइड हो गई। उन्होंने अब इंडिपेंडेंटली ही अपने अपने किंगडम्स में मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से वो अपने रेवेन्यू सिस्टम में भी चेंजेस ला सकते हैं। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, नवाब मुर्शीद कुली खान, वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर्स अलीवर्दी खान एंड नवाब सिराजुद्दौला। ईच वन ऑफ देम वॉज एन एबल एंड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। जो मुर्शीद कुली खान है वो बंगाल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे और वो बहुत ही पावरफुल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनफैक्ट वो अलीवर्दी खान और नवाब सिराजुद्दौला के ही सक्सेसर्स थे, और ये दोनों भी, अलीवर्दी खान और नवाब सिराजुद्दौला, ये दोनों ही बहुत ज्यादा एबल और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे। दे डिनाइड द कंपनी एनी स्पेशल privileges and concessions and also demanded a huge amount as tribute from the company for following them to trade in the territory of Bengal. इन दोनों ने ही completely जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सभी स्पेशल प्रिविलेजेस को डिनाई कर दिया, और यहाँ तक कि उनको जो कंसेशंस दे रहे थे और जो उनकी ह्यूज अमाउंट को लेकर जो उनकी डिमांड हुआ करती थी, उन सभी डिमांड्स को इन्होंने खारिज कर दिया। उनकी किसी भी तरह का उनको छूट देना, किसी भी तरह का कंसेशन देना भी इन्होंने बंद कर दिया कि अगर वो बंगाल में ट्रेड करना चाहेंगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसी बात की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, अब उनको धीरे धीरे महसूस होने लग गया कि अब उनकी तरफ ना एक तरफ से विद्रोह होना शुरू हो गया है। कि वो सोच तो रहे थे कि बंगाल पर सबसे पहले अधिकार करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो बंगाल के नवाब है, नवाब मुर्शीद कुली खान, ये उनका साथ देने की बजाय अपने हिसाब से अपने टेरिटरी को रूल कर रहा है। जो वहां के बंगाल के नवाब थे, नवाब मुर्शीद कुली खान, वो अपने हिसाब से अपने राज्य में रूल करना पसंद करते थे, बजाय कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ऐसे थे कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा ही किंग हो जो उनके इशारों पर, एक तरफ से जैसे कठपुतली नाचती है ना, उसी तरह से वो चाहते थे कि पपेट्री किंग हो जो उनके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचे। कि किंग तो वो बने सिर्फ नाम का, लेकिन उस पर रूल जो है वो ब्रिटिशर्स करें। वो नाम का ही राजा चाहते थे कि कोई भी राजा बने तो वो सिर्फ नाम का ही राजा बने, जो रूल है वो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स करें। तो इस तरह से जो नवाब थे उन्होंने धीरे धीरे इसको डिनाई करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी उनके ऑफिशियल्स वहां जाते थे वो उनसे ह्यूज रिवेन्यू की डिमांड करते थे। तो वो जो नवाब मुर्शीद कुली खान है, उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को बोला कि जो बंगाल है आप हमें टैक्सेस पे करोगे, ना कि हम आपको टैक्स पे करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने जो डिसीजंस लिए थे, जो नवाब ऑफ बंगाल है, दे वर गेटिंग increasingly annoyed with the attitude of the company officials. They complained that the trading activities of the English company officials were causing huge revenue loss to Bengal. These officials were refusing to pay taxes, writing disrespectful letters to the Nawab's officials, and were trying to undermine the authority of the Nawabs. धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी अग्रेसिव होना शुरू हो गए। उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो बंगाल है वहां के नवाब जो होते थे उनको रेवेन्यू लॉस होने लग गया। क्योंकि जितनी भी टेरिटरीज हुआ करती थी, जितना भी एम्पायर था, जितने भी किंग्स आए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर किंग्स हुए, क्वींस हुई हैं, उन सभी का ही जो राज्य है वो हमेशा रेवेन्यू सिस्टम से ही चलता था, जिससे उनके पास पैसा आता था और उसी पैसे से वो अपने राज्य को चलाते थे। तो उसी तरह से जो बंगाल के नवाब थे उनको ये टैक्स पे करना बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से उनको रेवेन्यू लॉस होने लग गया। यहाँ तक कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टैक्स पे करने से। इनफैक्ट वो तो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी, जो अपमानजनक पत्र होते हैं, वो भी नवाब ऑफिशियल्स को लिखते थे और उनकी अथॉरिटी को भी डैमेज करने की बहुत कोशिश की। The company, on the other hand, declared that the unjust demands of the local officials of Nawabs were ruining the trade of the company, and the trade could flourish only when it became duty free. जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फिर अपनी अगली चाल चली, उन्होंने अपना अलग से ही
एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह से जो ऑफिशियल्स ऑफ नवाब्स हैं वो इसी तरह से अगर हमसे टैक्स की डिमांड करते रहेंगे, ऐसे तो हमारा सारा का सारा जो व्यापार है वो रुइन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो हमारा ट्रेड है वो फ्लोरिश नहीं हो पाएगा। ये तभी फ्लोरिश हो पाएगा, फैल पाएगा, जब इसे ड्यूटी फ्री किया जाएगा। दे ऑल्सो सब्सक्राइब्ड इट टू द व्यू दैट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द ट्रेड दे नीडेड एक्वायर विलेजेस टू एनलार्ज एंड फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। अब उन्होंने ये डिमांड रखी कि अगर वो अपने ट्रेड को फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा विलेजेस की जरूरत है जहां पर वो अपने व्यापार को फैला सकें। तो इसके लिए उन्होंने वहां पर भी सेटलमेंट करनी स्टार्ट कर दी। इस तरह से जब वो धीरे धीरे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बंगाल, जो नवाब ऑफ बंगाल है, वो धीरे धीरे इनसे अपसेट होना स्टार्ट हो गए। दिस एंडेड विद द बैटल ऑफ प्लासी एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल इन बंगाल। इसी तरह की जो घटनाएं घटती रही, इन्हीं घटनाओं ने बैटल ऑफ प्लासी करवाया जो 1757 में हुआ था। जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं और जो बंगाल के नवाब होते हैं वो हार जाते हैं। इस वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में एस्टैब्लिश हो जाती है। When Nawab Alivardi Khan of Bengal died in 1756, his grandson Sirajuddaulah ascended the throne of Bengal. He was a popular and efficient ruler, so the company was worried about his popularity and growing powers. They want a puppet ruler who could give them the desired trading concessions and privileges. जो हमारे यहाँ पर बंगाल में जो नवाब थे, अलीवर्दी खान थे, उनकी 1756 में डेथ हो गई, जिसके बाद उनका ग्रैंडसन जो सिराजुद्दौला है, उनका पोता सिराजुद्दौला है, वो शासक बनता है। वो बंगाल के थ्रोन पर एज अ किंग बैठता है, एज अ नवाब, जो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और एफिशिएंट रूलर था। वो इतना ज्यादा पॉपुलर था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी उसकी पॉपुलैरिटी से और उसकी बढ़ती हुई ताकत से परेशान होने लग गए थे, उनको टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि उनको एक पॉपेट रूलर मिले जो उनकी सारी की सारी जो डिजायर्ड ट्रेडिंग कंसेशन है, कि जो वो कंसेशन छूट चाहते हैं, जो उनको कंसेशन चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, जो वो अपनी इच्छा अनुसार, जो अपनी इच्छा अनुसार जो कंसेशन चाहते हैं और प्रिविलेजेस चाहते हैं, वो उनको नहीं मिल सकता था। सिराजुद्दौला वांटेड द कंपनी टू ट्रेड ऑन द सेम लाइंस एज दे हैड डन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नवाब मुर्शिद कुली खान। जो सिराजुद्दौला था वो भी चाहता था कि जो कंपनी है वो इसी तरह से ट्रेड करे जैसे वो नवाब मुर्शिद कुली खान के टाइम पर करती थी, टू पे ड्यूटी ऑन गुड्स ट्रेडेड। वो चाहते थे कि वो भी जो सामान बेचते हैं उसके ऊपर ड्यूटी पे करें। तो क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसकी भी यही डिमांड थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर और एफिशिएंट रूलर तो था ही, उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जो मुर्शिद कुली खान जो नवाब थे उसके टाइम पीरियड पर जिस तरह से ब्रिटिशर्स जो ड्यूटी पे करते थे, टैक्स पे करते थे, सेम मेरे टाइम पीरियड पर भी ब्रिटिशर्स ऐसे ही ड्यूटी पे करते रहे। The English East India Company, however, instead of paying taxes on their goods to the Nawab, heavy duties on Indian goods entering Calcutta, which was then under the control of the English. अब इसका रास्ता निकालने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन गुड्स पर ही ज्यादा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि जो भी वो टैक्सेस हुआ करते थे, जो हैवी ड्यूटीज थी इंडियन गुड्स जो थी, क्योंकि सामान जो थे हमारे देश से ही कच्चा सामान खरीदते थे और उससे पैसे देकर खरीदते थे, फिर उसी को मॉडिफाई कर प्रॉफिट के लिए वो बहुत ही महंगे दामों पर बेचते थे। तो उन्होंने वो कच्चा सामान जो परचेज करते थे उन्होंने उससे ही महंगा करवा दिया। उन्होंने उसको ही बहुत सस्ते दामों पर खरीदने की बजाय, खरीदते तो वो सस्ते दामों पर ही थे, लेकिन उन्होंने जो मटेरियल बेचते थे, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी जो ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री करना चाहते थे ताकि टैक्स ना उनको पे करना पड़े। अगर उनको लगता था कि भी जो टैक्सेस है वो जो बंगाल के नवाब से उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, उन्होंने उसको बोला कि आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, और ये टैक्स में कंसेशन चाहते थे। जब इनको कंसेशन नहीं मिला और इनको लगा कि इनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए ताकि इनको प्रॉफिट वहां से मिल जाए। उसी तरह से सबसे पहले जो ये सिराजुद्दौला थे, who suspected that the company officials were conspiring against him and wanted to put his rival on the throne of Bengal. फिर धीरे धीरे सिराजुद्दौला को यह एहसास होने लग गया कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो उसके अगेंस्ट होने लग गए हैं और वो बंगाल पर किसी और को राजा बनाना चाहते हैं। इस तरह से जो सिराजुद्दौला है उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिया ब्रिटिशर्स को कि हम आप लोगों को ना तो टैक्स पे करेंगे और ना ही आप लोगों को हमारा राज्य हड़पने देंगे और ना ही आपको रेवेन्यू पे करेंगे, उल्टा हमारे यहाँ पर अगर आप वो करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उन्हें वॉर के लिए ओपन चैलेंज दिया और जो कंपनी है उन्होंने नवाब्स के ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, उन्होंने उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया। तो उसके बाद जो सिराजुद्दौला है उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज दिया। ही मार्च विद 30,000 सोल्जर्स एंड सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड मार्च टुवर्ड्स कैलकाटा। वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी उसे उन्होंने फॉरफिट कर लिया, सीज कर दिया और उसके बाद वो कैलकाटा की तरफ मार्च करने
लगे। Here the Nawab's army captured Fort William on 20th June 1756. Arrested the company officials, locked the warehouses, disarmed all Englishmen and blockaded all English ships exporting goods to Calcutta. और धीरे धीरे उन्होंने 20th June 1756 को जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और जितने उनके वेयर हाउसेस थे, जितने भी उनके शिप्स थे, उन सभी को कलकत्ता में उन्होंने सीज कर दिया। इस न्यूज को सुनने के बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अब लगा कि धीरे धीरे उनका जो साम्राज्य है वो फैलने की बजाय कम होता जा रहा है और उनको ये लग रहा है कि जो बंगाल के नवाब है अब उनकी तरफ विद्रोह पर आ गए हैं। तो उन्होंने फिर अपने जो एडमिरल वॉटसन एंड कर्नल रॉबर्ट क्लाइव थे, तो फिर ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता में भेजा। द नवाब कंसीडर्ड टू सम ऑफ द कंडीशंस एंड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अदर्स। उन्होंने जो नवाब थे उनके साथ संधि करने के लिए उन्होंने भेजा था उसे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव की कुछ बातों को तो उन्होंने मान लिया, लेकिन कुछ बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। नाउ द कंपनी वांटेड टू पुट अ नवाब ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल हु कुड गिव देम द ट्रेडिंग कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस फ्रीली। अब उसमें जो कंपनी होती है वो ये सोचने लगती है कि अब हमें ऐसे आदमी को बंगाल का नवाब बनाना है जो हमें ट्रेडिंग कंसेशंस भी दे सके और प्रिविलेजेस भी हमें दे सके। वॉर वॉज इमिनेंट। नवाब सोल्जर्स मेट द कंपनीज आर्मी लेड बाय कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ऑन द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी, अ प्लेस अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद ऑन 23rd June 1757। दिस बैटल केम टू बी नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। एक जगह है बैटलफील्ड प्लासी, जो जगह है वो प्लासी, वहां पर 30 किलोमीटर, वो मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर है। तो उस जगह पर जो प्लासी का मैदान होता है वहां पर वो लोग मिलते हैं और फिर उन दोनों में जो नवाब होते हैं बंगाल के और फिर रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, इन दोनों की सेनाओं में आपस में युद्ध होता है और ये युद्ध होता है 23rd June 1757। The battle was amongst almost one-sided as within a few hours the Nawab's army was defeated। जो ये बैटल है ये एक तरह से वन साइडेड ही था। कुछ ही घंटों में जो नवाब की आर्मी है वो पूरी तरह से हार जाती है। जो इंग्लिश होते हैं उनके सिर्फ 29 सोल्जर्स लॉस्ट होते हैं, जबकि जो नवाब है ही लॉस्ट नियरली 500 सोल्जर्स। द मेन रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल वाज द ट्रीचरी ऑफ द नवाब्स जनरल मीर जाफिर एंड राय दुर्लभ। They commanded the major part of the Nawab's army which never took part in the battle। जो प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल के नवाब होते हैं जो, उनका और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में होता है। लेकिन अगर नवाब जो थे वो इस युद्ध को जीत भी जाते, लेकिन जो उनका मेजर जनरल था मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये दोनों ही ब्रिटिशर्स से मिल जाते हैं और इन दोनों के पास ही एक बहुत मेजर पार्ट पर ये कमांड कर रहे होते हैं। अगर ये नवाब आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर इन्होंने बंगाल के नवाब के साथ इस बैटल में पार्टिसिपेट किया होता तो शायद जो बंगाल के नवाब हैं वो इस युद्ध को जीत जाते, ब्रिटिशर्स नहीं जीतते। लेकिन जो मीर जाफर है वो बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी करता है और ब्रिटिशर्स के साथ जाकर मिल जाता है, जिसके बाद जो ये प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, इसको बंगाल के नवाब हार जाते हैं और इसको फिर जो मीर जाफर है वो ब्रिटिशर्स से मिल जाता है। उसके बाद जब ये युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, क्योंकि मीर जाफर जो होता है वो उनके हाथ की कठपुतली होता है, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं रूलर वैसा होता है। क्योंकि उन लोगों को अपने लिए एक ऐसा रूलर चाहिए था कि बंगाल पर वही रूलर बने जो उनको ट्रेडिंग कंसेशंस दे सके और उनको फ्रीली प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सके और वहां पर उनको आराम से व्यापार करने दे। It was the first major victory of the company in Bengal that paved the way for an all India empire for the British in India। यही वो मैदान होता है प्लासी का मैदान, जो बैटलफील्ड ऑफ प्लासी है, यही वो युद्ध होता है जिस युद्ध को जीतने के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बंगाल पर कंप्लीटली ही अपना अधिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे वहां से वो अपने एम्पायर को फैलाना शुरू कर देते हैं।